भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, वैचारिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक, लेकिन हर चुनौती का उत्तर है स्पष्ट सोच और एकता। यही लेकर आ रहा है जयपुर डायलॉग्स 2025, 7, 8, 9 नवंबर को जयपुर में। यह है वह मंच जहां भारत के योद्धा और विचारक मिलकर रणनीति गढ़ेंगे। आप भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आज ही रजिस्टर करें और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे क्राउड फंड में सहयोग दें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और अवनीश शर्मा जी। बाबा रामदास जी को भी आना था, लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग रहा है। वो अभी इस समय मुझे लगता है नवरात्र के समय अंतर्ध्यान है। तो आरंभ कर देते हैं हम सीधे धीरेन्द्र पुंडीर जी से। धीरेन्द्र जी, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वैसे ही सुर्खियों में रहता है और आजकल कुछ ज़्यादा ही सुर्खियों में है। ये बरेली में ये क्या हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब की अंग प्रत्यंग पर जो है वो नाम लिखा जा रहा है, उनको आन मिलो सजना से मिलाया जा रहा है। ये जो कंस्पिरेसी थी, ये षड्यंत्र था, ये किया क्यों इन्होंने? मतलब ये क्या ट्राई करना चाहते हैं बार बार बाबा जी को कि साहब देख लें बाबा जी में अभी भी उतनी गर्मी है या नहीं है? दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कहते हैं कि आपने वो नारे सुने होंगे अक्सर जाते हुए कि हर बार आती है सुर्खी और तेरे बलिदानों के बाद। आपने देखा होगा ना, जब वो ऐसे ऐसे पीटते हैं तो वो ये कहते हैं, तो वो सुर्खी वहां यूपी में अब आ रही है कहीं कहीं जगह बाबा जो है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी एक मुख्यमंत्री से ऐसा सुनना संजय जी की चंड मुंड की तरह नष्ट कर दिया जाएगा और ये तमाम चीजें, और ये समझना कि हिंदू त्योहारों के वक्त ये ऐसा क्यों होता है। ये इतनी लंबी, मतलब मैं बहुत दिनों बाद किसी एक स्पीच से इतना प्रभावित हुआ कि ये, क्योंकि जो लोग नहीं जानते वेस्टर्न यूपी को या जो नहीं जानते मौलाना तौकीर को, उनको ये समझना पड़ेगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का मसला का है अगर वो देखें। और उसका ये हालत था, ये जलवा था कि 10 में से जो केस दर्ज हैं, ये बात वो समझ पाएंगे जिन्होंने लॉ कर चुकी। आपको मालूम है कि वहां से पत्रावलियां गायब है, 5 केसेस की पत्रावलियां ही गायब है, वो है ही नहीं अदालतों में। इस आदमी की ताकत का अंदाज इससे लगाइए, 1982 में पहली बार दंगा भड़काने का आरोपी था आज तक वो। और जब उसने ये धमकी, और लगातार वो धमकियां दे रहा था लगातार कि साहब ये कर देंगे वो कर देंगे। आप देखते होंगे कई बार ये हैरानी होती थी लोगों को कि बाबा क्या पढ़ नहीं रहे हैं इसको, लेकिन बाबा तो उनको मालूम था कि आज नहीं करेगा कल करेगा। वो तो जानते थे कि आदत से बाज तो नहीं आएगा। मुझे यही लगता है कि योगी बाबा जो है ये सोच रहे होंगे कि ये बाबा को टेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है योगी अब इनको टेस्ट कर रहे हैं एक के बाद एक कि चलो तुम उछलो कितनी ऊंचाई तक जाओगे, और जब ऊपर आओगे तो पकड़ लिए जाओगे। तो ये जो कुकर के अंदर जब एकदम आपने देखा होगा जो वो उबलने लगता है, हम लोग मकई के दाने डालते हैं वो बनते हैं, उस तरह से सारे जिहादियों का सिस्टम उत्तर प्रदेश में है। पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहा था लगातार लंबे समय से, एक के बाद एक धमकियां दे रहा था। 24 से, मतलब आप इसको तो खैर बहुत सारे लंबे समय से हम देख रहे थे, लेकिन 24 के बाद ये ज्यादा कुछ करने लगा और लोगों को ये लग रहा है। दरअसल एक बहुत बड़ी बात जो अभी इस पूरे जगह में मैं सिर्फ अपने से सोचता हूं कि लोगों के अंदर ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पॉलिटिकली कि योगी कमजोर है और इन पर सेंट्रल, बाहर से नहीं, उनको बाहर से नहीं, क्योंकि योगी को मालूम है उनका वोट तो टूट नहीं रहा लॉ एंड ऑर्डर पर। वो एक तरह उनके अंदर जैसे ये प्रोसेस तय की जाती है कि साहब योगी को सेंट्रल से दबाया जा रहा है, योगी पर प्रेशर है, और ये बात सुन के वो तुरंत जितना भी जिहादी माइंडसेट है वो खुशी के मारे उछल पड़ता है। वो कहता है कि अब कमजोर है, अब सही कर दो, और वो फिर गलती हो जाती है। जैसा आप देखते थे कि वो हम लोग देखते थे टॉम एंड जेरी में कि टॉम कभी भी बेचारा कुछ भी करता रहे, जेरी उसका इलाज ही करता था। तो उसी तरह से यहाँ पूरे समय में अगर आप गौर करेंगे, कानून तोड़ने की कोशिश सीएए के बाद से लगातार होती रही, भीड़ के सहारे होती रही। एक बार संभल में किया गया, आपने देखा संभल में 4 लोग मरे, तो इन्होंने वो योगी के ऊपर मरने की कोशिश की, योगी पुलिस के ऊपर मरने की कोशिश की। फिर बाद में उस खास अधिकारी को निशाना बनाया गया, उसको एसपी बना दिया गया, एसपी बना दिया गया। तो वो कहीं भी कमजोरी, और ऐसी जगह पोस्टिंग दी गई कि आप आइए,
तो लगातार अगर आप गौर करेंगे कि वो टेस्ट करना चाहते हैं, वो टेस्ट क्यों करना चाहते हैं संजय जी, कि यूपी अकेली ऐसी जगह है पूरे देश में कि जहां अगर वो एक कमजोर मुख्यमंत्री ढूंढ लेते हैं, यहां या उनकी गुंडई और जो ताकत है उसका मुजाहिरा वो ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे, तो बाकी कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यही है, इसी जगह पर है। इस देश को बंटवारे के लिए सबसे ज्यादा लोगों की सपोर्ट, वोट, नोट सब जहां यहीं से मिलता था। और ये बात बार बार सामने आती है, ये बार बार वो लोग हैं जिन लोगों की दिली इच्छा पाकिस्तान जाने की नहीं थी, यही पाकिस्तान बनाने की थी, वो नहीं गए, वोट से दिया। और ये बात मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ बहुत बेहतर समझते हैं, और इस बात के लिए वो कोई भी, कल परसों जब मीटिंग, इवनिंग की मीटिंग थी, उस मीटिंग में जिस तरह वो फायर थे, वो बड़ी हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा कि ये इंतजार किसका किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नहीं सर, ये जो वो जब चिट्ठी बटी और उस चिट्ठी के बाद 2 घंटे बाद ये आ गया कि नहीं साहब ये फर्जी है, वो खुद ही, तो उन्होंने उसी वक्त कहा कि ये तो तभी एक्शन होना था। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब वो इंतजार कर रहे, तभी उन्होंने कहा कि कोई समय की जरूरत नहीं है, इनको सही समय जब भी मिलेगा तभी सही समय। और ये बात मुझे लगता है वेस्टर्न यूपी में इसका मैसेज बहुत गहरा है। वेस्टर्न यूपी में लोगों के अंदर आप देखेंगे तो खुशी है, क्योंकि योगी बाबा ने कहा कि जो भी त्योहार आते हैं, जैसे ही हिंदू त्योहार आते हैं, ये गर्म होने लगते हैं। और चूंकि आप कल की उनकी भाषा सोच रहे हैं, जो भाषा है बहुत सारे लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन वेस्टर्न यूपी में ऐसे ही बोला जाता है कि तेरी डेंटिंग पेंटिंग कर दी जाएगी। तो बाबा जानते हैं बात कर रहे हैं, बाबा को ये भी मालूम है कि मेरी भाषा किनसे, इसीलिए वो कहते हैं मौलाना भूल गया होगा। आपने अब तक मुख्यमंत्री देखे होंगे, मौलाना साहब, मौलाना जी, मौलवी साहब, वो कुछ नहीं कह रहे, वो कह रहे कि ये भूल गया होगा कि ये किसका शासन है। तो मुझे लगता है वेस्टर्न यूपी में इतने लंबे समय बाद ये फिर कोशिश करते हैं। संभल के बाद उनको लगा कि ये केंद्र से शायद कमजोर होंगे तो ये उससे निपटेंगे, शायद मुख्यमंत्रियों के बीच में तनाव है, उप मुख्यमंत्रियों के, इसलिए होगा। लेकिन बाबा को एक चीज पे यकीन है कि आप इधर बोलो, यहाँ क्या चल रहा मेरे घर में मुझे उससे मतलब नहीं, तुम जरा बोलो। तो वो उसको इलाज किया गया, और मुझे लगता है इसके लिए तौकीर के लिए बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि तौकीर लंबे समय से, आप सुप्रीम कोर्ट की जिस सानिध्य की बात की जाएंगी, अभी मैं तो आज भी हैरान था कि बताइए 24 घंटे अंदर जेल में रह लिया, और अभी तक निद्रा नहीं टूटी है उन बेचारे सेकुलरवादों की, जो रात को 2 बजे खुलवाते थे कोर्ट, क्योंकि उसकी आप सोचिए उसकी गरिमा के साथ क्या हो रहा है। उसको आन मिलो सजना बताया जा रहा है, और जब तक अभी सिब्बल साहब भी नहीं आए और अभी सीपी साहब भी नहीं आए, कुछ गड़बड़ हो रही है। लोगों को तो ये लग रहा है आज रविवार है फिर भी नहीं जा रहे वो लोग। तो ये जो है आजकल लोग समझने लगे, और लोग इसका पूरा आनंद लेते हैं, वो योगी के साथ खड़े होते हैं। और योगी जी ऐसे किसी भी मसले को मुझे नहीं लगता कि हल्के में ले रहे हैं, वो हर एक चीज को जानते हैं, और मैसेजिंग साफ है। चंड मुंड यानी जो अब तक ये कर रहे थे, जुल्म हम पे हो रहा है, जालिम है, उन शब्दों को आपसे बेहतर तरीके से किसी ने नहीं समझाया इस देश को। तो मुझे लगता है कि अब योगी जी उनको समझा रहे कि तुमको समझना पड़ेगा चंड मुंड का। अभी मुझे लग रहा है कि कम से कम मौलाना के लोग इस समय दुर्गा सप्तशती तो पढ़ रहे होंगे कि यार वो तो देखो कि मुझे पक्का यकीन है, मैं ये बता रहा हूँ आपको, नवरात्रों में इस बार बिकेगी, बहुत ज्यादा बिकेगी, क्योंकि चंड मुंड की कहानी और भी बताते हैं। एक तो आप जो है वो दर्शकों को ये बता दीजिए कि आन मिलो सजना का हम लोगों ने उल्लेख किया, ये आन मिलो सजना है क्या, ये जरा बता दें। थोड़ा हम लोगों ने जब 1998 में क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी, तो जो शुरुआत में क्राइम रिपोर्टिंग सिखाते थे, मतलब, और चूंकि पुलिस वाले अधिकारी बहुत शुरुआत में बड़े अच्छे लोग, हम लोग जब जिस समय की पत्रकारिता थी, तो उन्होंने कहा भाई धीरेन्द्र जी को पहले आन मिलो सजना, मैं गया थाने में तो उन्होंने कहा भाई पहले आन मिलो सजना दिखाया जाए। मैंने सोचा ये फिल्म का नाम क्यों ले रहा है, तो वो जो पहला फट्टा था, जो फट्टा होता था, याद होगा आपको, जो उस पर चढ़ता है, चरखी पे चलता है, वो बहुत मजबूत फट्टा होता है, वो एक एक रेशा करके बिगड़ता है, तो उसको पीछे लिटा के आन मिलो सजना वहां से किया जाता है, उसमें लिखा रहता है, ऐसे नहीं कि बोला जाता है, उसमें लिखा रहता है आन मिलो सजना। उसके बाद दूसरी जो छोटे वाली डंडी होती है उस पर लिखा रहता है, जो लाठी जिससे उसमें लिखा रहता है ज्ञानदेही, एक और तीसरा, इस तरह के 5-7 होते हैं। तो कल से परसों से चल रहा है कि कल से कि क्या हो रहा है, कि तौकीर रजा साहब कहाँ हैं, तो वो कह रहे हैं आन मिलो सजना से मिल रहे हैं, अभी उसके बाद ज्ञानदेही से होगा। तो ये दरअसल क्राइम के समय, और ये सिर्फ यूपी की बात नहीं मैं आपसे कर रहा,
पूरे देश के थानों में उन पे बाकायदा लिखा जाता था, और जब शाम को जब उससे पूछताछ होती थी तो उसको बाकायदा ग्रेडेड किया जाता था कि ये इसको सजना से मिलवाना है कि ज्ञान दे। कहने लगे नहीं, इसको तो पहले शुरुआत सजना से ही करो क्योंकि इसका 7 कोर्स करना होगा, वो ऐसे बोलते थे। तो मैं उसी का जिक्र कर रहा था। तो मुझे जी जी अवनीश जी, एक मैं आपको जो है वो बलरामपुर में जो भाषण दिया उसका एक अंश पढ़ के सुनाता हूँ। और कुछ लोग रहते भारत में हैं लेकिन गज़वाए हिंद का नारा लेकर भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गज़वाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती यह भारत की देवीय महापुरुषों और अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गज़वाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने के टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गज़वाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित कार्य करे, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वह भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने हैं। जी अवनीश जी। जी सर, सबसे पहले आपको प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। और देखिए साहब, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन मैं उनका हमशहरी होने के नाते गोरखपुर से आता हूं, तो उनको पैंट शर्ट में भी देखा है। और पैंट शर्ट में रहते हुए जब बड़े बाबा स्वर्गीय अवैधनाथ जी महाराज के सानिध्य में रहते थे, तो जैसे कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो एक तरह से वो सन्यास में पितृवत बड़े बाबा और ये पूती पीठ के पूत। तो साहब, इनकी जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है 2017 से मुख्यमंत्री बनने और शपथ लेने और 2022 में दोबारा चुन के आने के बाद यही नहीं है, बल्कि एक चीज और बता दूं आपको, ये जितना काम करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देते हैं अपने अलग अलग फ्लेवर में, अभी कुछ फ्लेवर ये गोरक्षपीठ पे छोड़ आए हैं। वो कहते हैं ना कि लखनऊ जरा अदब का शहर है और संवैधानिक पद होता है। हालांकि 98 में ही संवैधानिक रूप से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे, 26 साल के केवल। लेकिन अभी बहुत सारी अपने जो फ्लेवर्स हैं वो यहाँ पीठ पे छोड़ के आए हैं। आप सोचें जरा, वो जब उठा के रख लेंगे और उसका भी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तब वो जो टॉप अप होगा क्या होगा। जैसे कुछ उदाहरण दे। हाँ, मैं बताता हूं आपको। ये निर्देश देने वाले और अधिकारियों की मीटिंग लेके उनको हड़काने तक ही नहीं रहे हैं, ये मौका वारदात पर पहुंच जाने के आदती हैं और खुद लीड करते हैं फ्रंट से। वहीं मौका वारदात से एक घटना आपको बताता हूं। सांसद थे पहली बार के, मुहर्रम का जुलूस चल रहा था और बख्शीपुर एक एरिया है गोरखपुर शहर में, और वहां कुछ लोग स्टेशन से अपना घर को जा रहे थे रिक्शे से, तब वो पैडल रिक्शा चलते थे, और वो वही मोहम्मदी नारे और दुनिया भर का जोशो खरोश और इधर हाय हुसैन तबर्रा नवाख्वानी, वो सब मरसिया चल रहा है। और उसी में रिक्शे वालों के साथ कुछ बदतमीजी कर दिया उस भीड़ ने, दंगा हो गया साहब, और अच्छा खासा वहां पर बलबा हुआ और एक व्यक्ति मरणासन्न स्थिति में पहुंच गया, हिंदू, जो कि वो ट्रेवल कर रहा था स्टेशन से। आप सोचे, रात के 12 साढ़े 12 बजे का वक्त, लगभग 3.5 किलोमीटर की गोरक्षपीठ से उस जगह की दूरी, योगी आदित्यनाथ सांसद, एक फोन से तब भी प्रशासन हड़कता था, प्रशासन उठता था बैठता था, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ 15 मिनट के अंदर बख्शीपुर के उस चौराहे पे थे और वहां खड़े होके तब तक जब तक कि उनको कायदे से कंट्रोल नहीं करवा लिया। दुखहरण से लेके, हमारे यहाँ पूरब में दुखहरण कहा जाता है उसको। अच्छा। तो दुखहरण से जब तक उन्होंने दुख हर नहीं लिया, पकड़ के थाने चले नहीं गए तब तक। और ये तो अभी भी चलिए बड़ी घटना है, उसी इलाके में एक मस्जिद तामीर हो रही थी और उसके बगल में एक हिंदू गरीब व्यापारी, उसका एक कच्चा मकान था। इन सबों ने दीवार गिरानी शुरू की और केवल खबर पहुंच गई साहब मंदिर, योगी आदित्यनाथ जी मौका वारदात पर मौजूद।
एसपी को बुलावा, फलाने को बुलावा, ढेकाने को बुलाया, और जब तक वो पूरी दीवार वापस यथास्थिति बहाल नहीं हो गई तब तक वहां से छोड़ के हटे नहीं। तो अभी ये तर्कस, वो बरेली पहुंच चुके होते, और मैं सच कहता हूं, वो बरेली पहुंच के और इस गर्मी में एक भगवा तौलिया यहाँ अंगोछा डाल लेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो रेबैन वाला अपना चश्मा लगा लेंगे, और एक हाथ यहाँ कमर पर और दूसरा यहाँ, और उसके बाद पहुंच जाएंगे और बिल्कुल अपने निर्देश में वो दुख हरण चलवाएंगे, अपने निर्देश में वो सारा इंटरोगेशन करवाएंगे और नाम खुद नोट करके अधिकारी को दे सकते हैं कि ये लो, ये नाम और निकल के आए, इनको अरेस्ट करो। और एक चीज बड़ी कही जाती है सर कि योगी जी के साथ फलाने साजिश हो रही है, योगी जी के साथ ठिकाना शहर मतलब दिल्ली यह कर रहा है, दिल्ली वाह कर रहा है। सर 2017 से हर 3 महीने बाद चंडू खाने की ये गैस सुनते सुनते अब तबीयत लखनऊ वालों की तो कम से कम बिल्कुल उबिया गई है। हम ये नहीं कहते कि अंदर खाने कुछ चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, ये सारी बातें अलग हैं, या तो ये मैसेजिंग दे के दूसरे खेमे में कोई तो फिर योगी का ही आदमी है जो बता देता है कि अरे यार योगी थोड़े से कमजोर पड़ रहे हैं, अब कूद जाओ मैदान में, चढ़ जाओ। तो ये तो उनको सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन। और आपको एक चीज और बता दूं, ये बरेली वाला इंसिडेंट होने से पहले पिछली बातचीत में मैंने जब आपने जिक्र किया था आई लव यू मोहम्मद के पहले इंसिडेंट का जो रावतपुर कानपुर में हुआ था, मैंने उस दिन आपको चर्चा में बताया था योगी जी उस दिन अपने शहर गोरखपुर में थे, क्योंकि वो कन्या पूजन वगैरह नहीं, नवरात्र का शुरुआत वो कलश स्थापना वगैरह के लिए थे, लखनऊ से होके आए थे। सारे अधिकारियों को यहीं मंदिर में गोरखपुर में तलब कर लिया था उन्होंने, और वो इस बात से बेहद नाखुश थे कि उसको अच्छी तरीके से कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कंट्रोल नहीं किया। और उसी समय से उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि सारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और कप्तानों को, पुलिस के जो भी आला अफसर थे, उन सबको ये बता दिया गया था कि ये अगर आपके जिले में भी इस तरह की हरकतें हुई तो इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी शुरू करो। दूसरा, मैं कतई भी बरेली के इस पूरे मामले को तौकीर रजा के अपने खाली दिमाग की उपज नहीं मानता, ये है भी नहीं। ये एक बड़े प्लान का हिस्सा है। कहीं इसका चेहरा सोनम वांगचुक है, कहीं इसका चेहरा आप तौकीर रजा को देखेंगे। अभी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो यूपी में इस दुख हरण के चालू हो जाने के बाद, इस कांड के चालू हो जाने के बाद जरा सा सदमे में है, लेकिन ऐसा नहीं है, झाड़ फूक के वो भी निकलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद थी यूपी में जब ये हो रहा है, कानपुर में शुरुआत हुई। आप देखिए आई लव यू मोहम्मद की सबसे पहले बवाल की शुरुआत कानपुर से हुई, उत्तर प्रदेश से। बहुत सारे लोग जो उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं या उत्तर प्रदेश से भी हैं, उनको लगा यार उत्तर प्रदेश में तो इनको ऐसी हिम्मत नहीं करनी चाहिए। लोगों को उम्मीद थी वेस्ट बंगाल में हो जाएगा क्योंकि कंडीसिव एनवायरनमेंट है, कहीं और हो जाएगा जहां जहां इनके फेवर में हालात हैं, सरकारें हैं। लेकिन यूपी में क्यों? सर ये वाकई टेस्ट करना चाहते हैं, और ये टेस्ट योगी आदित्यनाथ को नहीं करना चाहते, ये टेस्ट किसी भाजपा मुख्यमंत्री को करना चाहते हैं, ये टेस्ट प्रधानमंत्री को करना चाहते हैं, ये टेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहते हैं। और किसकी शय पर करना चाहते हैं? राहुल गांधी की शय पर करना चाहते हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से आमादा है सड़कों पर उतारने को, और मैंने हमेशा कहा है राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को जिस भीड़ की उम्मीद है, जो सर निकलेंगे, जो कंधे उठेंगे, जो हाथ पत्थर चलाएंगे, जो हाथ बलबा करेंगे, वो सबसे ज्यादा यही मुसलमान भीड़ है जिसको वो उतारना चाहते हैं। सोनम वांगचुक, मैंने लगातार लोगों से कहा है कि जो तस्वीर पेश की जा रही थी शुरुआत में कि मुसलमान और बौद्धिस्ट लद्दाख के एक हो गए हैं और एक होके वो काम कर रहे हैं, वो फोटो सेशन है सर। आज सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गया है, उसके बाद लद्दाख में तो क्रांति फैल जानी चाहिए अगर वाकई इतना बड़ा समर्थन था वहां के लोकल्स का। सोनम वांगचुक फेल ही पिछले 1.5 साल से, वो तो 1.5 साल पहले अप्रैल 2024 में आग लगाने को तैयार था पश्मीना मार्च के जरिए। 7 अप्रैल को उसने घोषणा की थी, 8 मार्च को मार्च निकलना था, 8 मार्च को बिना किसी मतलब के उसने जो है स्थगित कर दिया। क्यों? क्योंकि लोकल्स का सपोर्ट नहीं मिला। उसको भी जो कुछ भी सपोर्ट वहां मिला है, जो वहां की डेमोग्राफी 46% आज है, जो डेसिमल में हुआ करती थी कभी, 46% जो मजहबी आबादी है उससे उसको ताकत मिली थी, और वो नंबर्स वहां पर उसने दिखाया था। तो ये एक नेशनल मॉडल है,
और उत्तर प्रदेश क्यों, तौकीर रजा क्यों एक्टिवेट हो गया, और तौकीर रजा के अलावा सर कानपुर से क्यों शुरुआत हो गई, बाकी जगह पर और क्यों? उसका रीजन यह है कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, इनिशिएट कर दिया, तो जो हौसला बाकी जगहों पर मिलेगा कि योगी जी के लाठी के रहने के बाद भी, उनके बुलडोजर के रहने के बाद भी हमने चलिए 2-4 फर ही चिड़िया के उखाड़ लिए हैं, तो फिर उससे हौसला। तो ये एक नेशनल डिजाइन है जिसको जनजे के नाम पर, और चूंकि भीड़ की उम्मीद इनको हमेशा इसी हरे रंग से है, राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम को, इसलिए उस भीड़ को कैसे मोबिलाइज कराया जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में नहीं मोबिलाइज हुए। बिहार में इन्होंने भरपूर कोशिश की, मां की गाली तक पहुंच गए प्रधानमंत्री के, लेकिन वो भीड़ निकल के सड़क पर नहीं आई। ये बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीड़ निकल के नहीं आई थी। अब उस हरे रंग की भीड़ को मोटिवेट करने के लिए कुछ तो चाहिए था, और वहां से ये शुरू हुआ आई लव मोहम्मद, क्योंकि ये वो ऐसा एक ग्लू है जिसके नाम पर वो भीड़ निकल आएगी। अल्टीमेट उसका इरादा क्या है? देश में अराजकता पैदा करना, और यही इरादा जो है राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम का है। तो ये एक नेशनल मॉडल है जिसको गलती से बयाना उत्तर प्रदेश में उठा लिया तौकीर रजा ने। तौकीर रजा के अपने खाली दिमाग की उपज आई लव यू मोहम्मद और बरेली की ये घटना नहीं है। कानपुर की घटना भी एक लोकल घटना नहीं है जिसमें पोस्टर टांग दिया गया। ये आई लव यू मोहम्मद भी उसी भारत तोड़ो नेशनल प्लान का एक फ्लेवर है, एक एलिमेंट है। आप इसको स्टार्टर कह सकते हैं बड़े खाने का। जी जी धीरेन जी, ये जो जेन जी में हमारे हरी आबादी का जो समावेश किया जा रहा है, यदि आप देखें तो ऐसा नहीं है कि पहले आंदोलन नहीं हुए या आपके एक मास मूवमेंट्स नहीं हुए। हम लोगों को भी याद है, जेपी का आंदोलन याद है, अयोध्या का आंदोलन याद है, और भी बहुत सारे कई स्वतः स्फूर्त हुए, सब कुछ हुए। और सरकारों को यहाँ तक कि किसान आंदोलन से निपटने में भी समस्या आई। सोनम वांगचुक के जो समर्थन में लोग थे उन पर भी सख्ती एकदम से नहीं की गई। मेरा ये मानना है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनका रंग जो था वो न्यूट्रल था, इसलिए सरकारों ने उनको उसी तरह से ट्रीट किया कि भाई ये कोई देश विरोधी ताकतें नहीं है, इनका कोई अन्य मसला नहीं है। लेकिन जैसे ही भीड़ का रंग हरा हुआ, सरकार के लिए तो निपटना बहुत आसान हो जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पिछले कुछ समय से मैं ये तो मानता हूं कि ये जो इस तरह की जो घटनाएं हैं, जिस तरह से ये तैयारियां की जाती हैं, वो अनायास नहीं होती। अचानक वाला पुट आपको दिखाई नहीं देता कि अचानक एकदम यहाँ हो गया हो तो आपने दूसरी जगह देख लिया हो, ऐसा नहीं दिखता। इनमें एक तैयारी जरूर, मैं तो मेरी अपनी समझ से बोलता हूँ, चूंकि जितने सालों तक हम लोगों ने टेररिज्म कवर किया, क्राइम कवर किया, उन सब में एक जो है प्लानिंग बहुत लंबी होती है। उस प्लानिंग को फिर एक कहाँ जगह से मूव करना है, ये वो तैयारी करते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सरकार को जब ये साफ दिख जाता है कि ये एक जिहादी मेंटलिटी है और वो लोग तैयार हैं, क्योंकि उनके लिए सिर्फ सरकार ही तैयार नहीं है। अगर आप जातियों में आधारित राजनीति को एक तरफ कर दें संजय जी, तो एक तरफा पूरा देश अब इस सिस्टम को समझता है। मतलब ये बड़ी हैरानी की बात थी कि पहले वो क्यों नहीं समझते थे, लेकिन अब कम से कम ये जो नया मीडिया है इसने उनको खड़ा कर दिया कि ये आदमी जो कर रहा है ये अकेले नहीं है। क्योंकि आप ये सोचिए, कानपुर में छोटी सी एक घटना हो गई, आप उस नई जगह पर जाना चाह रहे थे, आप हट गए, बात खत्म हो गई। लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह इस्तेमाल होता है, कि आप ये मानते हैं कि इससे कोई देवबंदी इसके साथ होगा? आप मान सकते हैं क्या? इसमें इस पोस्टर के साथ नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। इसके बावजूद आप ये देखेंगे कोई विरोध नहीं सामने आता, वो विरोध नहीं करते। वो इसीलिए ये लगता है कि ये तैयारियां की जाती हैं, एक के बाद एक किया जाता है। पहले उत्तर प्रदेश में हुआ, पहले कानपुर हुआ, फिर उन्नाव में हुआ, फिर
तन से जुदा के नारे लगे, फिर उसके बाद ये लखनऊ तक बढ़ता है, फिर बरेली जाता है, फिर महाराष्ट्र मुंबई होता है, फिर महाराष्ट्र बीड़ में होता है, फिर उत्तराखंड काशीपुर में होता है, फिर तेलंगाना हैदराबाद में होता है, और यूपी के अलग अलग जिलों में आप देख रहे हैं। कल भी मुजफ्फरनगर जैसे जिले में भी आई लव मोहम्मद लिख दिया। वो दरअसल ये किसी को कोई चिढ़ नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, किसी को भी नहीं है। आपको जो लिखना है आप लिखिए यार, आपकी मर्जी, आप एक दूसरे से निपटते रहते हैं। इसमें बेचारे हिंदुओं का तो कोई दखल होता ही नहीं कि ये गैर इस्लामिक है, ये शिर्क है, ये तो सब आपस में निपटना है आप लोगों को कि बरेली क्या कह रहा और देवबंद क्या कह रहा। लेकिन जिस तरह से ये तैयारियां होती हैं वो ये जरूर बताती हैं कि एक सिस्टम है जो बार बार इसको प्रोपिगेट कर रहा है, बार बार वो ये कोशिश कर रहा है कि ये एक बार हो, एक बार हो, एक बार हो। आप ये देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस समय सबसे पहला सवाल किसको होना चाहिए था बीजेपी के इस घटना पे, इस जो उन्होंने कल जिस तरह निपटे उन लोगों से जो पत्थर लेके बच्चों को लेके आगे आ रहे थे, महिलाओं को आगे करके वो सोच रहे थे, माफ कीजिए, बच्चों को आगे करके सोच रहे थे कि वो निपट जाएंगे। उस पर सबसे पहला रिएक्शन तो नेता प्रतिपक्ष का आना चाहिए। भाई जो अमेरिका में भी कुछ हो रहा है वहां के लिए भी जिम्मेदार यहाँ इस देश के लोगों को मान रहे हैं वो लोग, जहां उनकी आंख के सामने हो रहा, उन्होंने कहा साहब इस तरह से नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए वही मसूद, याद होगा, जो कह रहा था कि मैं मोदी की कुट्टी कुट्टी काट दूंगा अगर आएंगे, देवबंद का है ना, अभी वो कह रहा है कि साहब इनको इस तरह करना ही नहीं चाहिए, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मतलब आप ये सोचिए कि ये जो है अगर टेस्ट नहीं होता तो एक तो एकदम साथ खड़े हो जाते ना। ये तैयारी, बिजली चली गई। जी, आप इमरान मसूद के बारे में कह रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा कि इमरान मसूद साहब ने कहा कि साहब उनको सड़क पे नहीं आना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तौकीर रजा पर बहुत नाराज हो गए हैं कि साहब आप इस तरह कर रहे हो, इस तरह कर रहे हो तो वोट ही हार जाएंगे। और ये योगी की टर्फ है, जो आप कह रहे हो वो योगी की टर्फ है, उस पर तो वो किसी भी गेंद को फुल टॉस मानते, अभिषेक शर्मा हो जाते हैं चाहे कोई आए, शुरुआत से छक्का लगाना अगर उसमें हरा दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है अराजकता कतई स्वीकारनी, बिना मांगे जहन्नुम का टिकट देंगे। ये आज उन्होंने बोला रैली, उन्होंने कहा साहब आज आपने चूंकि वो बोला था तो मैंने कहा वो पूरा कर दूं। उन्होंने कहा साहब जो है अराजकता कतई स्वीकार नहीं होगी और बिना मांगे जहन्नुम का टिकट देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है कि सरकार अब भी झुक के काम करेगी, लेकिन जैसे ही दुस्साहस करोगे वैसे ही पीटोगे, जैसे बरेली में पीटे, जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। तो बरेली में झुमका बाजार में गिरा या नहीं गिरा, लेकिन बरेली में लाठी बड़े बाजार पड़ी है, बड़े बाजार पड़ी। और वो लाठी चली रे बरेली के बाजार में चली है और सबकी आंखों के सामने चली है। अरे पंडित साहब, किसी ने बताया कि कुंटलों हल्दी बिक गई है खड़ी वाली बरेली में। दरअसल ये इसीलिए है कि वहां ये बात कोई बर्दाश्त अब करना नहीं। इमरान मसूद के अलावा वो आजकल फतवा निगार है ना, क्या नाम उसका, शहाबुद्दीन रिजवी। हाँ, उसने कहा है कि इनको नहीं आना चाहिए, तो उसने भी यही कहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ट्रायल किया गया, ट्रायल असफल हुआ, इसलिए वापस आ जाओ। जी, वही मैं कह रहा था कि आपको कि ये सब चीजें इसीलिए लगता है क्योंकि एक नहीं, मैंने आपको लाइन से बताया कि एक दो जगह होता तो आप मान लेते, क्योंकि ये कोई उनकी स्वीकृत परंपरा नहीं है, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो ये तो इज्तिहाद नहीं है, ये तो कोई नई चीज आप जोड़ नहीं सकते। ये कौन सी नई चीज है कि साहब आप लिख रहे हो और उस पर किसी को विरोध भी नहीं है। भाई यार आप लव मोहम्मद करो, कौन मना कर रहा है? मुझे तो नहीं लगा कोई भी आदमी सड़क पर, या जितने सारे लोग मतलब आपके साथ भी जुड़ रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और तमाम लोग, आप लोग भी लाइव कर रहे हो, मैं कमेंट देखता हूं, सबके पढ़ता हूं, मैं स्टूडेंट उन्हीं को पढ़ना चाहता हूं, उनमें किसी ने इस पे आपत्ति नहीं की। तो ये एक डिजाइन है, उस डिजाइन को बार बार कोशिश की जाती है। और योगी जी को ने कहा इन मूर्खों को पता नहीं, आस्था को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। जिन बच्चों के हाथ में कलम होने चाहिए उनके हाथ में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देके अराजकता फैला रहे हैं। और ये तो सीधे तौर पर उन्होंने कहा जैसे करोगे वैसे भरोगे।
तो अब ये जो क्लैरिटी है, इतनी क्लैरिटी आपको और कहाँ चाहिए, क्योंकि हम लोग तो दो लोगों को तो अब ये मानते हैं कि एक ये हैं, ये आसाम में बैठे हुए हैं, जो ये समझना जिनको ये कोई दिक्कत ही नहीं है कि साहब वोट नहीं चाहिए आपका, आप शांति से बस कानून मानते रहिए, आपको पता रहे संविधान क्या है, ये क्या है, बहुत अरसे से समझना बंद हो गया था। मैं तो ये मानता हूं कि अभी जो केसेस हैं वो खुलेंगे और ये यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि आप संभल में देखिए, संभल में क्या हुआ संजय जी, कि जो पहले अभी तक क्या होता था कि ये हम लोग इंग्लिश राइटर्स को भी पढ़ते रहे कि भीड़ का, मॉब का जो है चेहरा नहीं होता, हम लोगों ने यही पढ़ा है, अगर हम लोग अभी टाइप करेंगे तो यही कहावतें निकल के आएंगी। यूपी में मॉब का एक एक चेहरा होता है और उसको लाया जाता है निकाल के। योगी जी ने इसमें ये नया ऐड किया है। वो सब संभल में नए एक्सपेरिमेंट किए गए जो पहले भी कर रहे थे, लेकिन इस बार बड़े जोरों शोरों से किए। उन्होंने फेस रिकॉग्निशन और उस मैचिंग टेक्निक को न केवल वो इस जिले में लगा रहे हैं, वो और जिलों में भेज रहे हैं, कह रहे ये अभी तक आए नहीं है। वो बार बार अधिकारियों कह रहे ये दिखे नहीं, 1500 लिख रखे थे, 1700 वो कहां गए, तो वो बेचारे रोज ढूंढ रहे हैं। अब ये 1700 और हो गए। अब इनका लिखना ऐसा होता है, पहले हम लोग पूछते थे अक्सर पुलिस अधिकारियों से कि यार आपने ये अज्ञात में क्यों डाल दिए, या साथ वो अज्ञात जरूर लिखते थे क्योंकि इसमें तो इतने ही हमको दिख रहे थे भीड़, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 आप समझ नहीं रहे, अभी इन लोगों को किसने बताया हुआ, ये तो अज्ञात है। तो ये जो लोग हैं अभी आपको दिख रहे हैं, इसमें नदीम भागा हुआ है, अभी बहुत सारे लोग भागे हुए हैं, और इसके साथ साथ जो लोग इसकी पहले बैकबोन में हुआ करते उनको कभी पकड़ा नहीं जाता था संजय जी। आज एक इंटरेस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि जो पीछे जो बड़े मौलाना होते थे वो बिल्कुल कभी छुआ नहीं गया उनको। और इससे भी बड़ी जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात होती थी, मुझे याद है मौलाना जूते की नोक पर रखते थे समन को। इस बात को बड़ी खसूसियत से बताया। अरे कहने लगे साहब हमारे खिलाफ पता नहीं किस किस अदालत में समन, कौन होती है अदालतें, याद होगा आपको, बड़े इमाम साहब तो याद ही होंगे। इमाम साहब, उनको तो कहने लगे साहब हिंदुस्तान की कौन सी अदालत हमको बुला सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालतें तो रोज शाम को उनको जाके नमस्ते करती थी। भाई हमारे यहाँ एक वो है कहानी प्रसिद्ध, मैं संजय जी माफी मांग रहा हूं, और आप लीगल के आदमी तो आप इस बात को मान लेंगे माफी को। जब 1979 या उस समय में बहुत बड़ा इज्तिमा किया गया देवबंद में, चूंकि देवबंद मैंने बताया मेरे गांव का, आपको मालूम है कि बहुत ज्यादा दूरी है नहीं, तो वहां हम तो उस समय नहीं थे, छोटे थे बहुत ही, मतलब याद भी नहीं होगी, लेकिन जो अब तक वो किस्से सुनाते हैं और ये बड़ी फक्र से सुनाते थे, मुझे लगता है कम हो गई होगी वो फक्रियत जब से योगी जी आए होंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि साहब इंदिरा गांधी के लिए, इंदिरा गांधी जिद करके आना चाहती थी, वोट चाहिए साहब, चुनाव तो हो ही चुका, 80 का चुनाव होना था, आपको मालूम है 79 वो हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि साहब चूंकि महिला नहीं आ सकती और वो उस पर नहीं होगी, तो उनका मंच नीचे बनाया गया कि साहब ये धर्म के मामले में, तो इनको नीचे बोलने के लिए मजबूर किया गया। ये सब फक्र से सुनाते थे कि साहब हम समन को फेंक देते हैं, समन की औकात नहीं, अदालतें हमको क्या कॉल करेंगी, ये कौन है, देश का प्रधानमंत्री कौन है, हम लोग यहाँ जामा मस्जिद से उतरेंगे फिलिस्तीन के लिए नारे लगाते चलेंगे। ये तो फिलिस्तीन अभी नई पीढ़ी देख रही होगी, हम लोगों ने तो फिलिस्तीन को तब देखा जब जानते नहीं थे कि यार ये क्या है, ये हर शुक्रवार को यहाँ से उतर के चल देता है, क्योंकि वो तो दरअसल उस पर रोक लगाना सबसे बड़ी। और हम लोग जब बात कर रहे हैं ना, आपको मालूम है कल क्या हुआ है, ये एक जगह नहीं हो रहा, कल गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के एक और, शर्मा जी बता देंगे, एक और चेले की 14 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, कल भी छोड़ नहीं रहे हैं। जो सबसे बड़ी चोट मारी है, क्यों सबसे ज्यादा निशाना यूपी बनाया जा रहा, आपका भी अगर वो आप देखेंगे, संभल हो ये हो, और वो अपने लोगों को मरवा के पिटवा के तब भी वो इसको टेस्ट कर रहे हैं, तो ये आसान काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसा नायाब एक्सपीरियंस हुआ जो इससे पहले कभी नहीं किया गया था। ये था कि अपराधियों, माफिया जिनके माध्यम से जिहादी को ताकत मिलती थी, उन सब को आर्थिक तौर पर तोड़ा जाए। वरना आप ये सोचिए, हम लोग नहीं जानते, आम आदमी ये बात कभी नहीं समझता कि अगर 100 गाड़ियां जा रही हैं तो उनका पेट्रोल, उनमें रहने वालों का खाना, उन सब के बंदूकें, उनकी गनर, इसका इंतजाम करने के लिए जितनी मोटी वो चाहिए, वो काली कमाई से ही आ सकती है, व्हाइट कमाई की औकात नहीं होगी वो 100 गाड़ियों काफिला चले। योगी ने उसको तोड़ा है और उसको कंटिन्यू तोड़ रहे। तो ये जो नीचे से ढांचा टूट जाएगा, मान लो कल को योगी जी अगर बदलते भी हैं
तो ये टूटा हुआ ढांचा खड़े होने में, और उसको खड़ा होना इसलिए आसान नहीं क्योंकि अब सब समझते हैं कि ये जुल्म बोल रहा तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये जालिम बोल रहा है तौकीर तो हो, ये कहना क्या चाह रहा है। उसको मालूम है कि ये गाजी बाहर निकला है, अगर ये अपने आप को कह रहा मैं गाजी हुआ आजम, तो जो सामने जो जितने भी रामपुर के हिंदू है ना, उनको मालूम है ये कह क्या रहा है। तो ये पहले नहीं था। ये सबसे बड़ी चीज ये हुई कि वो जो ढांचा गिरा रहे, जो इकोनॉमिक ताकत क्रिएट कर ली गई थी, उस सब को जो तोड़ रहे हैं, वो फ्यूचर की ताकत खड़े होने में टाइम लगेगा। क्योंकि आप ये सोचिए, इन जो 200 480 या कितने मदरसे जो हैं, जो बहराइच से लेके पूरे बॉर्डर्स पर थे, वो सब और कुछ नहीं थे, ये ताकत का मुजाहिरा और काले पैसे में उन मौलानाओं को खड़े करके जो माफिया अपने लिए एक बेल्ट बना रहे थे, जो पूरा वो कर रहे थे। आप ये सोचिए सबसे ज्यादा तो असर किस पे हो रहा। काशीपुर में आपने वीडियो देखे ना, काशीपुर के पुष्कर धामी को सबसे ज्यादा कम उनमें गिना जाता था कि भाई ये ठीक है, प्रभाव नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो भी इस मामले में तो कहीं नहीं, वो घरों से निकाल के लाठी के साथ सामने मारते हुए लेके जा रहे हैं कि साहब ध्यान रखो, अब कोई बचेगा नहीं। तो ये जो ताकत है, ये योगी की दी हुई है, जो अब एक नया जुड़ गया। जो मैंने आपसे कहा, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, आप देखेंगे योगी जी के वो एक एक चीजों को अब समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हिंदुओं ने ये समझा कि यार पहले इनको समझने के लिए कुरान शरीफ और सियासित्ता पढ़ो, तब समझोगे इनकी बातें। तो अब वो समझेंगे कि सिर्फ चंड मुंड अभी आ रहा, अभी मधु कैटरी आएंगे, अभी अगले किसी उसमें वो ध्रुमाक्ष का भी नाम लेंगे और रक्तबीज का भी नाम लेंगे। तो वो पहले समझ लो भाई ये क्या क्या करने जा रहे हैं। तो वो सब अंत में शुंभ निशुंभ भी आएंगे। हाँ, शुभ निशुंभ में भी आएंगे। तो इसीलिए वो सब पहले से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है जो गीता प्रेस है उस किताबों पे वो कीमत बढ़ाने जा रही है, अभी ना बढ़ाए, सिर्फ संख्या बढ़ा दे छापने वालों की, बहुत बिकने जा रही है। हमारे हरी प्रजाति के लिए स्पेशल प्राइस रखी जा सकती है। हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अवनीश जी, आपने बात सुनी अभी धीरेन्द्र जी की, तो मेरा जो प्रश्न, मूल प्रश्न था वो ये था कि ये जो समझदार पार्टियां हुआ करती थी, इस समझदार पार्टियां हमेशा ये प्रयास करती थी कि भाई मुसलमानों के वोट तो ले लो, लेकिन इनके साथ इतना खुले में मत आओ कि पोलराइजेशन हो जाए। और इसका बहुत उत्तम उदाहरण जो है वो 2015 का बिहार चुनाव था, जिसमें बहुत ही कुशलता से नीतीश और लालू ने मिल के बिना पोलराइज हुए, बिना मुसलमानों को अधिक टिकट दिए हुए, बिना उनके फेवर में कुछ भी बोले हुए, बिना मौलानाओं को स्टेज पे लाए हुए, बिना मस्जिदों में विजिट किए हुए, उनका सारा वोट लेके और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को परास्त किया था। तो ये समझ कहाँ चली गई है अब? नहीं सर, बिहार में तो ये समझ मुझे अभी भी दिखाई दे रही है। मैंने पिछली बातचीत में आपको बताया था ना कि ओवैसी बिल्कुल महाभारत वाली शैली में गए थे भाई, कि उनके नेता एक कि 5 ही गांव दे दो। अब जिसका पहले से सिटिंग विधायक रहा हो, भले उसको तेजस्वी ले गए हों 4 को उठा के, लेकिन 5 सीट जिस आदमी के जीते हुए हों, वो केवल 6 सीट मांग रहा था इस बार ओवैसी, और उसके बावजूद भी उसको गठबंधन में शामिल नहीं किया। और अंततः ओवैसी अब बिहार की सारी सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तो सर, कोशिश तो अभी भी है वही, लेकिन अब वो फार्मूला चल नहीं रहा है। और मुझे ये कोशिश राहुल गांधी की तरफ से नहीं दिखाई पड़ती। नहीं, राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं आजा रजिया मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। उनको तो ये है कि भैया मेरे पास वापस आओ। तो वो किसी चेहरे को क्यों लेके आएंगे? राहुल गांधी दरअसल, उनकी कांग्रेस का ये अब लक्ष्य है कि हमारे पास वापस आए। अगर अखिलेश यादव कमजोर हो तो कमजोर हो, लेकिन हमारा मुसलमान हमारे पास आए, पैन इंडिया। और ये इनका राहुल गांधी का ये साफ तौर पर, इसीलिए वो कांग्रेस को पहले मुस्लिम लीगी चेहरा, और मुस्लिम लीगी चेहरा क्या, उसके बाद तो मैंने कहा कि ये लश्कर कांग्रेस के रूप में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने, कि जो कुछ भी करना है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो मुसलमान परंपरागत रूप से उस वोट बैंक में था, अच्छा, मुसलमानों की भी एक स्थिति आ चुकी है। 2014 से उन्होंने ये देख लिया कि नरेंद्र मोदी और उनकी पॉलिटिक्स ने मुस्लिम वोट बैंक नाम की चीज को न्यूट्रलाइज कर दिया। न चाहते हुए भी सरकार तीसरी बार बना ले गया बंदा। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आबादी बहुत बड़ा सैंपल साइज है, यहां पर 32 साल के बाद सरकार रिपीट हो जाती है।
हेमंता वहां है ही है, जैसा पुंडीर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमको नहीं चाहिए मुसलमानों का वोट। तो मुसलमान वोटर भी अब चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कहीं का हो, वो कहीं ना कहीं, अच्छा कम्युनिकेशन इनके यहाँ बड़ा स्ट्रांग है, इंटरनल कम्युनिकेशन, फ्राइडे के जरिए, नहीं है फ्राइडे तो तबलीग के जरिए, नई तबलीग है, तो तमाम तरीके इनके पास बड़े, मतलब वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन है। उसमें अभी ये संचार के माध्यम और व्हाट्सएप और ये सारी चीजें हटा भी अगर दें, सोशल मीडिया, तो भी उनके यहाँ बड़ा परंपरागत ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो ये अब उनके अंदर स्ट्रांग फीलिंग है कि यार हम यूपी में सपा को, बिहार में लालू को, तो वेस्ट बंगाल में ममता को, तो महाराष्ट्र में किसी और को, इन सबको वोट दे दे के आखिर हम 2014 से कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं। सेंटर में मोदी रिपीट होते जा रहे हैं, यूपी में योगी रिपीट होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ये लग रहा है कि भैया वापस चलो कांग्रेस, कम से कम कांग्रेस पैन इंडिया एक विकल्प तो है, बीजेपी के सामने बन तो सकती है। अब भाई अखिलेश यादव तेजस्वी के चेले ये कह सकते हैं कि नेताजी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये तो दुनिया जानती है कि वो कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। और उसके उलट राहुल गांधी अगर बिहार में जाके कोई एक्सपेरिमेंट बड़े अग्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बड़ा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी कभी यूपी बिहार के सीएम के लिए अपना चेहरा रखेंगे? नहीं रखेंगे। ये सारी कवायद राहुल गांधी की तरफ से मुसलमान वोट को अपने पास वापस लाने की ही है। लेकिन मुसलमान भी अब अच्छी कीमत तय करने के लिए, आप देखिए ओवैसी के मुसलमानों ने बिहार में सबसे पहले राहुल गांधी की इस यात्रा में पोस्टर्स लगाए थे। ओवैसी का चेहरा लगा के पोस्टर्स आपको दिखे होंगे, उसकी तमाम फोटो आई थी, वीडियोस भी आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि वोट हमारा और सरकार तुम्हारी, ऐसा नहीं होगा, अगर वोट हमारा लेना है तो गठबंधन में शामिल करो। फिर एक ओवैसी का स्टेट लीडर जो है बिहार का, वो गया बाकायदे, भगाया उसको लालू और राबड़ी के घर से, वो जुमला और गाना गाते हुए वापस आया। तो ये कोशिश राहुल की है, और ये लोग जानते हैं, भले आज मोदी के विरोध में, मजबूरी में राहुल के पीछे खड़े नजर आते हैं, चाहे अखिलेश में, चाहे तेजस्वी में, चाहे बाकी लोग, नहीं, नहीं, उसमें मैं ममता को जरा मैं किनारे करूंगा। थोड़ा सा आपको टोकूंगा मैं, क्योंकि बात जेन जी की हो रही है और बात जो है वो आपकी ओर से भी, धीरेन्द्र जी की ओर से, आई के साथ की, ये जो है इसके पीछे एक योजना है, ये योजनाबद्ध किया जा रहा है। तो जेन जी के साथ में जो सबसे बड़ी जो पार्टी खड़ी है, या सबसे बड़ी जो ताकत खड़ी है, वो तो जिनका जेन जी से, और जो वो जो उसके पीछे जो लोग हैं डीप स्टेट से संपर्क वाले, वही लोग हैं। तो मैं तो इस समझ पर सवाल उठा रहा था कि भाई इनके जो पुराने लोग हुआ करते थे, कांग्रेस के ही पुराने लोग हुआ करते थे, वो ऐसी गलती कभी नहीं करते थे। मतलब जितनी ठुकाई दंगों में मुसलमानों की कांग्रेस के राज में हुई, उतनी कभी नहीं हुई। तो ये अब जो है, ये कौन सी ये स्ट्रेटजी है जिसमें ये खुल के कभी आई लव मोहम्मद करा रहे हैं, कभी उनको जो है वो सामने ला रहे हैं, और खुद जाके वहाँ पर टोपियां पहन रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। अभी 5 साल पहले तक तो वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन के और मंदिरों के चक्कर काट रहे थे। एकदम। और इस ऐसा करने से मुसलमानों की भीड़ अगर आप उत्तर प्रदेश में निकालोगे या कहीं भी निकालोगे, उनके ऊपर बीजेपी सरकार को कार्रवाई करने में तनिक भी हिचक होती नहीं है, और किसी को निकालोगे तो होगी। ये कह रहा था मैं। बिल्कुल। अब मैं समझा इस बात को। सर, जो मैं अब ये समझ पा रहा हूं कि आपने कहा कि भाई कांग्रेस में इतनी समझ तो होनी चाहिए और पहले थी, अचानक ये पिछले 4-5 साल से क्यों? मुझे जो समझ में आता है सर कि राहुल गांधी के आसपास अब कांग्रेस नाम की कोई चीज रह नहीं गई है, आइडियोलॉजी लेवल पर या स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर। ये आपको कम्युनिस्ट वे ऑफ वर्किंग नहीं दिखाई देती है, सीधे झूमना और इस तरह के प्रतीकात्मक चीजों को ले आना। तो राहुल के आसपास जो ये नया एक कम्युनिस्ट काडर कांग्रेस में घुसा हुआ है, और वो पूरी तरीके से राहुल के साथ काम कर रहा है, तो मुझे कहीं लगता, क्योंकि कम्युनिस्टों की, कामरेडों की ये बड़ी अच्छी स्टाइल है, कभी डफली बजाते हुए,
कभी हमें चाहिए आजादी कहते हुए सामने उतर जाना, फिर अराजकता अगर हो रही है तो ये तो एडेड फ्लेवर है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि राहुल के साथ अब कांग्रेस का एक वो जो पुराना स्टाइल था वो नहीं रह गया है। उसकी जगह ठेठ कम्युनिस्ट जिसमें माओइस्ट वाला फ्लेवर ज्यादा है, वो उनके आसपास है और वो बदलता हुआ टीम राहुल आप कह सकते हैं। आप उसे कांग्रेस भले न कहिए, मुझे तो ये समझ में आता है। इस वजह से वो इन बेचारों को सड़क पर उतरवा भी दे रहे हैं, हालांकि बेचारा कहने पे बहुत लोग डांट देंगे मुझे, लेकिन अब तरस ही आता है। और सर ये एक चीज और, मैं पता नहीं मैंने इसको सही एक्सेस किया है कि नहीं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं। लेकिन उसी के साथ एक चीज और जोड़ूंगा। जब योगी जी के कहने की बात आ रही है कि जो उन्होंने कहा है चंडमुंड और ये तमाम, उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बहस भी छेड़ी है। उन्होंने कहा कि भाई हम तो मूर्ति पूजक हैं, हम साकार निराकार दोनों की उपासना करते हैं, लेकिन तुम ये आई लव मोहम्मद जैसी चीजें करके क्या कर रहे हो। तो ये वही चीज है जहां पुंडीर साहब कह रहे थे और आप भी एड्रेस कर रहे थे कि ये बरेली और देवबंदी और इनके अंदर और कुछ अब बोलने लगे हैं कि भाई साकार निराकार ये बात तो होगा ना। अब सोशल मीडिया पे अगर नए जनजे के लड़के अगर ये पूछ रहे हैं कि भाई बता दो वो अल्लाह है कि अल्ली हैं, पहले यही क्लियर कर दो, तो इसमें क्या बुरा है। अब ये सवाल तो उठेंगे और ये इन्हें परेशान करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेके असमंजस भी है, लेकिन इस सब पर भारी पड़ जा रहा है कि किसी तरह योगी के खिलाफ भीड़ उतार दो, किसी तरह मोदी के खिलाफ भीड़ उतार दो। ये जो अक्ताहट है, जो बड़ी चाहत है, वो शायद इन छोटी छोटी बड़ी चीजों को जो इससे बड़ी हैं उनको दूसरे नंबर पर धकेल दे रहा है। योगी जी ने खुद इस एंगल को सामने रख दिया है सर, चंडमुंड और ये तमाम बोलते हुए। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो। वो साफ कहना चाहते थे भाई तुम्हारे यहां अगर आई लव यू मोहम्मद कह रहे हो तो फिर तो कोई मूर्ति पेश करो ना, फिर कोई चेहरा पेश करो ना। भाई तुम्हारे बच्चे आई लव यू मोहम्मद बोलना चाहेंगे, किसको ऐतराज है, लेकिन फिर मोहम्मद होने भी तो चाहिए, एक स्वरूप भी तो होना चाहिए। और फिर एक बड़ी परेशानी शुरू होगी। तो मुझे लगता है कि जो ये चले आओ गलत है दूसरी जगह मत करना, ये जो आवाजें उठने लगी हैं ये कहीं इससे भी हैं, जो बरेली और देवबंदी और तमाम जो इनके अंदर आपस का तीन तेरह है उससे भी। जी जी, उत्तराखंड में भी साहब कुछ ट्राई किया गया था, मैंने सुना एक लेह टाइप का मामला। दरअसल काशीपुर में उन लोगों ने तैयारी की थी, काशीपुर में उन्होंने पूरी कोशिश की और पहले दिन उन्होंने एक पुलिस वालों की पिटाई भी कर दी। तो वो उनको दरअसल वहां सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ताकत मिली हुई है। मतलब वो जो हजारों जो लोग वहां अवैध तौर पर रह रहे हैं, उन रेलवे लाइनों पर रह रहे हैं और सीधे तौर पर यहीं से गए हुए। चूंकि मैं जब जोशी मठ में था, आपने देखा होगा जब वो पूरा टूट रही थी, पूरे मकान टूट रहे थे, दरारें आ रही थी, तो उस वक्त दौरान में मतलब चूंकि मैं तो इतने ज्यादा फील्ड में रहा, तो आप बीती ही मुझे जग बीती दिखती है, तो आप बीती मैं सुनाता हूँ। तो वहां जो है, जब मैं वहां था तो मैं एक दो से बाइट लेने लगा। वो बड़े वो बता रहे थे कि साहब ये देखिए यहाँ हो गया, तो मैंने उनकी तरफ माइक घुमा दिया। तो माइक घुमाते ही वो इधर होने लगे। तो ये तो घूम जाएगा दिमाग रिपोर्टर का, अरे भाई तुम इधर से अभी तो तुम ये बता रहे थे वहां इसके यहाँ ये हो गया, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। कह रहे नहीं अम्मा जी आ रही। अरे हमने कहा यार तुम तो बताओ। तो पता चला साहब वहां एक बुजुर्ग महिला थी, वो घर उनका था और उसमें वो 6-7 कूड़ा बीनने वाले, जो कूड़े का काम करते हैं, बीनना नहीं मतलब वो कबाड़ी का काम करने वाले, वो सब नीचे से आए हुए मुस्लिम्स थे जो मुरादाबाद से। वो तो मैंने पूछा यहाँ कितना, कहने लगे यहाँ बहुत सारे हैं। ये मैं वहां बता रहा हूँ जो नेक्स्ट स्टॉप जहां मतलब आपको बद्रीनाथ जाना है, नर नारायण के उसमें वहां, तो वहां उस पूरे इलाकों में नीचे से लेके ऊपर तक एक बड़ा चेंज हुआ। और उस चेंज का जब ये पुष्कर धामी आए तो इन्होंने कई सारी चीजें कोशिश की चेंज करने की। आपको मालूम होगा सारे वाटर बॉडीज पर अगर आप जाके देखेंगे, वन गुजरों के नाम पे या किसी के नाम पे, वहां पूरा का पूरा जो नीचे आती हुई पानी है उस सब पे था। और सबसे बड़ा कब्जा इन्होंने छोटे छोटे शहरों में जो वो बना के जो ये मज़ारे, तो तब से अब तक 500 मज़ारे टूट चुकी। और वन भूलपुरा में जब जब शुरुआत की गई, आपको याद होगा, तो तब से पुष्कर अलग रंग में दिखाई देने लगे। वो समझ गए कि जनता उनसे चाहती क्या है। सिर्फ ये नहीं चाहिए कि वन यूजीसी और ये तमाम चीजें, यूसीसी और ये सब,
वो कह रहा है कि ये सड़क पे भी दिखना चाहिए। तो जैसे ही इन्होंने काशीपुर में, और ये भी चूंकि हर बार ये कोशिश की जाती है कि आप और एग्रेसिव हुई है। आप देखिए, मेरी नजर में बहुत दिनों बाद था जब मैंने संभल में इस तरह से पब्लिक को सीधे तौर पर, जो ये जिहादी आईडी के साथ टकरा रहे थे, आसपास से बुला के और सीधा हमला करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा बहुत दिनों बाद देखा था। लेकिन ये हर बार पहले से ज्यादा आक्रामक दिखने की, क्योंकि डराना, उसी में डर है, वही सबसे बड़ी ताकत है। वो इन्होंने जब काशीपुर में किया तो इन्होंने पिटाई कर दी। अगर आप वीडियो देखेंगे तो बाकायदा पिटाई की शुरुआत में। लेकिन ये भूल गए कि ये अब वो नहीं है, ये जमाना बदल गया बॉस। अगले दिन इनके घरों से जो इस तरह के वारदात में शामिल थे उनको निकाला गया, उनको मारा गया ढंग से, दरवाजा खुलवा के, और ठीक से मारते हुए आप देखेंगे। लाठी भी चल रही है, लात भी चल रही है, वो भी चल रहा है। उनको पकड़ के, एक दो नहीं, जितने इसमें शामिल थे 14-15 लोगों को वैसे लिया गया और किया गया, और उन सबको भी उसी तरह अज्ञात में जो होते हैं नाम, उनमें संख्या डाली गई और उनकी तलाश शुरू की गई। तो ये जो काशीपुर हो या वो, क्योंकि वहां डेमोग्राफी बदलने में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, कोई कमजोरी नहीं है। अगर आप हल्द्वानी में चले जाएंगे, आप इससे ऊपर नैनीताल तक चले जाएंगे, भाई मैं तो बचपन से ही जा रहा हूँ नैनीताल या उन तमाम जगह पर, वहां इतनी ज्यादा आपको नए नए ये दिखना, लाइन से सारी चीजें जो नई दिख रही है, ये मज़ारे कहाँ से आ गई, ये साहब रहमतुल्लाह पता नहीं क्या क्या वो नाम भी बड़ा वो होते हैं। तो मैं सोचता था कि यार कहीं कोई इतिहास की किताब में ना हो तो तुम्हारी किताब में कहीं लिखे हो, दिखा दो। तो वो कहीं कुछ नहीं, बस वो एक हरी चादर बिकने लगी, वो जो लोग कहते थे इस पे चढ़ानी, मुझे लगा कि वो कुछ भी ईंट बनाओ उस पे चढ़ा दो। ये पूरी चीजें वहां आपको उत्तराखंड में बहुत दिख रही थी। उत्तराखंड की जनता को कांग्रेस ने, आप ये सोचिए, आप, मैं आपको ईमानदारी से, अगर हम लोग सरकारों का विश्लेषण कर रहे होते हैं ना संजय जी, मैं बहुत ही ईमानदारी से और बहुत माजरत इसको भी कह दूं कि माजरत के साथ अपने दर्शकों से कह रहा, तो शायद हम कुछ और कर रहे होते। आपको वहां भी सुनाई देगा ये बातें आपको उत्तराखंड में भी सुनाई देंगी। और जब ये चुनाव हो रहा था तो उस वक्त मेरे से शर्तें लगाई जा रही थी कि ये हार जाएगा, याद होगा आपको कि ये सब हार जाएंगे और कांग्रेस। हमने कहा कि नहीं, वहां लड़ाई अस्तित्व की अब आ गई है। अभी यहां भी पुलिस कार्रवाई पे, बाकी सब पे भी बात हो सकती है, क्योंकि रिपोर्टर हूं, मेरे पास तो लोग आएंगे ही, मेरे पास तो ये सब चीजें आएंगी, अलग अलग आइडिया आएगा। लेकिन लोग इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, पहले ये जो गर्दन पे टांग दी गई उनको दिखने लगा। वही उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में अब वो सुनना नहीं चाह रहे। वो पहाड़ के लोग जिन्होंने कोई कभी इस तरह का, मतलब मैंने तो नहीं सुना इतने सालों में कि वो इतना, अभी वो पुलिस हो या कोई हो, वो उनको इसीलिए कहते हैं कि पहले ये सब क्या है, ये क्या बीमारी, ये लाठी लेके सड़कों पे आगे, यहाँ लव मोहम्मद, यहाँ क्या लेना देना। देवभूमि लिख रहे हैं भाई आप, वो जानबूझ के प्रतीकात्मक देवभूमि है वो कहीं भी चले जाइए आप, वो देव हैं। और वहां जो लोग हैं उनको याद नहीं रहा था, वो नहीं जानते हैं कि वो वहां तक पहुंचे क्यों। अब धीरे धीरे याद आ रहा। वहां बहुत सारे लोग अब जुट गए हैं जो ये बता रहे कि तुम मैदानों से भाग के आए थे, यहां से भाग के जाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। तो वो उसका असर आपको पूरे सिस्टम में दिखेगा। वो उनको इस तरह से, वो विजुअल तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग इस पे दिखाते नहीं, हम लोगों की आदत नहीं तो आप उसमें देखते कि उसको बाकायदा खींच के लाया, वो लंबा चौड़ा, उसको लाठी से ठीक किया जा रहा कि चलिए, और सब अंदर है। आपको वनभूलपुरा में आप देखिए, कोर्टों से जो राहत मिल रही होगी पुलिस और सिस्टम और साथ में आम आदमी, उनका कतई कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपको संविधान तो मानना पड़ेगा बॉस। ये सिर्फ मेरे कंधे में रखी हुई बंदूक नहीं है। मैं बहुत ही घटिया शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन आप ये सोचिए कि एक बदन बेचने वाली औरत भी नीचे उतरती है अगर अपने उससे, और अगर कोई सामान खरीदती है तो उस पर टैक्स देती है। उस टैक्स का पैसा कहां जा रहा है, अब लोग ये पूछना चाहते हैं सीधे तौर पे कि साहब ये मेरे देश का पैसा है। अभी मैं आपको इससे पहले, मतलब मैं फिर कह रहा हूं, आप बीती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मैं अभी बता था तमिलनाडु के उन मंदिरों की जहां अलग अलग मूवमेंट, अभी मुझसे मिलने आए बहुत सारे लोग, वो चाहते थे कि हम लोग उन मंदिरों को मतलब उन पे भी स्टोरीज करें इस तरह से। तो मैंने उनको बताया कि भाई अभी मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो सब जो कारण बता रहे हैं वो सब मैंने उनसे सवाल किया, तो फिर ये कैसे है, ये जो जितने भी नेता हैं ये कैसे विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वहां इस तरह की परेशानी नहीं है, हिंदू है। तो उन्होंने कहा कि इनको फायदा मिल रहा है, मतलब ये हिंदू हैं, पूजा करते हैं। स्टालिन की पत्नी का उसने बताया कि इतना बड़ा पूजा रूम है, उसने बाकायदा बताया, और वो बहुत ही मतलब अच्छे, वहां के अच्छे आदमी थे।
वो कह रहे हैं कि पूरा है, रोज पूजा करके बाहर निकल के गाली देते हैं। मैंने कहा कैसे संभव है? उन्होंने कहा क्योंकि गाली देने का पैसा फायदा मिल रहा है। तो ये फायदा अब नॉर्थ भारत में मिलना बंद हो गया, नॉर्थ इंडिया में ये फायदा मिलना बंद हो गया कि अब आप कोसोगे हिंदू धर्म पे। और याद होगा आपको, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोगों की आदत होती है, वरना तो याद कीजिए महिषासुर मर्दनी के साथ जेएनयू में क्या जुड़ गया था। हर साल नवरात्रों पे आप आंखें नीची करके गुजरेंगे, क्योंकि वो पोस्टर लगा के वो 4-5 वो डपली बजाने लगे और लोगों के पैसे से पलने वाले, और लिखते हैं कि नहीं हमारे माँ बाप भी देते हैं, वो सब वो बंद हो गया। तो ये सब चीजें आपको, जब उत्तराखंड का आप सवाल कर रहे हैं, आपका मूल सवाल उत्तराखंड था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उत्तराखंड से शुरू नहीं हो रहा, ये दूर तक जा रहा है, जहां जहां भी है वहां वहां सवाल। वरना सजोली मस्जिद का केस कभी सामने नहीं आता हिमाचल में, आप ये मान लीजिए। वो सब इसीलिए है क्योंकि लोग अब ये समझने लगे कि पहले लैंड है, फिर लड़कियां हैं और फिर सब कुछ है। तो वो उसको अब वो समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भी आप पुष्कर सिंह धामी अब तो यूसीसी से लेके सब पे है और वो पूरा बढ़िया से चल रहा है। कह रहे कि ठीक है आप आइए, जो भी करना है कीजिए, लेकिन बदतमीजी ने। तो वो उनका जवाब उनको मिल गया। मुझे लगता है कि ऐसे 2-4 इंसिडेंट और योगी जी के 1-2 बयान और इस तरह के आएंगे जो गहरे हों, तो वो मुझे लगा ये मुझे लगता है योगी जी का और मौलानाओं का संवाद चल रहा है प्रतीकात्मक तरीके से। क्योंकि हो क्या रहा था कि हम लोग तो समझ ही नहीं पाते भाई, हम लोग तो वो कहते हैं कि मैं, एक ने कहा गाजी, दूसरे ने कहा मैं शहीद। पुंडीर साहब मुझे लग रहा है वो संवाद नहीं, शास्त्रार्थ योगी जी ने तो शुरू कर दिया है। बिल्कुल तो उसने वो शब्द कहे तो उन्होंने तुरंत बता दिया कि ठीक है भाई चंड मुंड। जैसे हम लोगों ने देखा था ना कि विद्योत्मा और कालिदास का संवाद था, तो उसी तरह चल रहा है कि आओ तुमको समझाया जाए तुम्हारी भाषा में। वो यही कह रहे हैं। अब हम उपसंहार करेंगे इसका, तो अंत में अवनीश जी से अपेक्षा करूंगा कि वो इसको समाप्त कर दें। जी जी सर, अब अभी उत्तराखंड की बात भी चल रही थी, तो जहां आपका बचपना बीता हो तो फिर वो मचल जाती है तबीयत। मेरी जो है पूरा किशोर पन जो है उत्तराखंड में ही बीता है। जसपुर कुछ पहाड़ों में भी अगर बीतता है तो नीचे तराई में भी। और पुंडीर साहब ने जो कहा ना डेमोग्राफी, सर बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, खटीमा, किच्छा, सितारगंज, ये देखते देखते तराई में पहले बदलना शुरू हुआ, काशीपुर उसमें शामिल है। और ये कहां से बदलना शुरू हुआ? ये वही नजीबाबाद, बिजनौर, धामपुर, रामपुर, मुरादाबाद, ये सारी चीजें धीरे धीरे बदली हैं। और देखते देखते पुंडीर साहब अगर आपको ध्यान हो तो काशीपुर का जो बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन का जो इलाका था, उसके ठीक पीछे क्रॉसिंग के उस पार सर बिल्कुल खाली मैदान। और हमारे देखते देखते फिर बाद में मैं बिरला विद्या मंदिर में गया तो ऊपर से उतरता था जब, तो वहां देखते देखते वो सारा भर गया सर। और आज जब धामी ने वहां से हटाना शुरू किया तो हल्द्वानी में क्या कांड हुआ ये सबको पता है। पहाड़ में सर, नैनीताल में पुंडीर साहब आपको याद होगा हाईकोर्ट के नीचे जो मस्जिद, उसकी क्या रंग रूप था, छोटा सा मामला, और इस समय अट्टालिका खड़ी हुई है। तो ये तो सर डेमोग्राफी, और इसीलिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो 15 अगस्त को उस कार्यक्रम की घोषणा करनी पड़ी। और लगातार अब डेमोग्राफी बदलना और घुसपैठियों को हटाना। और लेकिन ये ऐसा है कि जिसको आप घुसपैठिया भी नहीं कह सकते। भाई रामपुर का बंदा है, मुरादाबाद का बंदा है, बिजनौर का बंदा है, वहां से ऊपर उठ के चला गया है। तो मुझे तो लगता है सर कि आपके इस बार जयपुर डायलॉग्स का जो थीम आपने रखा है शत्रुबोध, तो योगी जी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं शत्रुबोध का। वो पल पल शत्रुबोध करा रहे हैं। और जैसा कि पुंडीर साहब ने कहा कि वाकई, जिसको मैंने अपने शब्दों में कहा कि 2014 से अब वो मुस्लिम वोट बैंक का जो ब्लैकमेलिंग है वो चल नहीं रहा है, न्यूट्रलाइज हो गया है। तो उसी के सापेक्ष अगर मैं पुंडीर साहब की बात को रख दूं कि अब नॉर्थ इंडिया में कम से कम ये जो दामाद वाली स्थिति थी, ये अब कोई बाई करने को तैयार नहीं है। और ये एहसास राहुल को छोड़ के बाकी सबको हो गया है। जी सर। तो आइए इसी पर आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को और अवनीश जी को, दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय जय श्री राम। जय श्री।